आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है जोहार झारखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा झारखंड का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई बजट सत्र की शुरुआत। 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। हजारीबाग में पिछले 78 दिनों से होमगार्ड के जवान का धरना। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने किया समर्थन। जल्द सुलझाने का दिया आश्वासन। भाषा को लेकर के राजनीति गरम। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने किया सभा को संबोधित। कहा पहले माटी फिर पार्टी, पहले नीति। गुमला में सरस्वती पूजा जो विसर्जन के दौरान निर्मम हत्या का मामला। रुपेश पांडे और हर्षा की हुई थी मौत। सीबीआई जांच नहीं होने पर बजरंग दल ने किया बंदी का ऐलान। जामताड़ा के बरका नदी में डूबी नाव पर सवार थे 25 लोग। 4 के शव बरामद, 21 अब भी लापता। देर रात से हो रहा बचाव कार्य। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से आरंभ हो गई, जहां पर यह बजट सत्र 25 फरवरी यानी कि आज से लेकर के 25 मार्च तक चलेगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ शुरू हुई है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे कामकाज और योजनाओं को गिनाया है। राज्यपाल ने झारखंड की सरकार की तरफ से किए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं से सदन को अवगत कराया है। अब आइए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड के विधानसभा के बजट सत्र में, जहां राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार के द्वारा राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के समन्वय से स्थापित खांची रेडियो स्टेशन से ग्रामीण जनता को लोक भाषा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। राज्य के युवा जो वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव में आकर भटक गए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सके एवं राज्य के विकास में योगदान दे सके। जिन इलाकों को उग्रवाद के चुंगल से मुक्त कराया जा चुका है, वहां विकास की गति में तेजी लाई जा रही है, ताकि उग्रवाद वहां दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित है, उन इलाकों को अभियान एवं विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराने के अपने दृढ़ निश्चय पर हमारी सरकार अटल है। शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे शासन में हर स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन उनके द्वार तक पहुंचकर प्रशासन द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 6,727 शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया गया। कुल 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 31 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। सरकार की दूरदृष्टि सोच का ही परिणाम है कि जनता के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ तथा राज्य की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। राज्य में न्याय एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आम जनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 1200 युवक युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किए हैं। आज ये लगभग 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। राज्य निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी झारखंड अपने आंदोलनकारियों की सूद नहीं ले पाया, यह कष्टप्रद है। जिसके कारण आज झारखंड राज्य का गठन हुआ। उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा जरूरी है। इसलिए झारखंड अलग राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण की योजना को सरकार ने लागू कर दिया है। आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों का अपना दौरा कभी बलिदानी धरती पीरतांड से प्रारंभ कर दिए हैं। सरकार ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से संबंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ इनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा। राज्य में पहली बार 2021-22 में आउटकम बजट तैयार कर कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा तथा विभागों द्वारा व्यय किए गए राशि से योजनाओं के लक्ष्यों एवं उद्देश्य की कितनी प्राप्ति हो सकी है, इसका आकलन करना है। इस आउटकम बजट में 13 विभागों के बजट को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 5000 योजनाओं का प्रावधान है। हमारी सरकार ने बजट को जनोपयोगी एवं पूर्ण फलदायी बनाने हेतु पहली बार हमारा अपन बजट पोर्टल को लॉन्च किया है और उस पर आम प्रबुद्ध जनों एवं देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की राय प्राप्त की गई है। विधानसभा के सभी सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की, भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने की एवं इस सदन में सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ लेते हैं। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह शपथ आपको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु मार्गदर्शन कराती रहेगी। इस विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित होने के पश्चात आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षक हैं। यह आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएं और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से हल ढूंढें। अंत में मैं आप सभी को इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूंगा कि देश और राज्य में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गर्ममयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण और व्यवहार कैसा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाए रखेंगे। आप सभी को माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि आप सभी आपसी दलीय भेदभाव भुलाकर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे एवं राज्य को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में आप सबों का सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त होगा।
आइए हम सब मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक साथ चले, एक दिशा में चले, एक निष्ठा से चले और चमकते झारखंड के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय झारखंड। यहाँ पर बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस का अभिभाषण चल रहा था। अभिभाषण के बाद जितने मंत्रालय के सदस्यों ने सभी ने जनगण मन गाया और उसके बाद फिर इनके जो अभिभाषण से आपको बताते चलिए, जहाँ पर बजट सत्र आज से झारखंड का शुरू हो रहा है, जिसमें लेकर के 23 फरवरी से जो 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक ये जो बजट सत्र है वो 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक चलेगा। और बजट सत्र का आज पहला दिन था, जहां पर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में, राज्यपाल रमेश बैस ने अपने अभिभाषण में सभी से अपना समर्थन मांगा है। इस बजट सत्र में, इस बजट सत्र को पेश करने के लिए समर्थन मांगा है, ताकि झारखंड की उन्नति के लिए एक ऐसा बजट पेश किया जा सके जो कि आगे भी इस बजट की एक तालीम दी जाए लोगों को। और साथ ही साथ ये बजट का अभिभाषण करने के बाद, राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण करने के बाद जो बजट सत्र चल रही थी विधानसभा उसमें जनगण मन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सभी लोगों ने खड़े होकर के राष्ट्रगीत का आनंद लिया और सभी लोगों ने सावधान पूर्वक इसमें खड़े होकर के राष्ट्रगान किया है। जहां पर बताते चले कि 25 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक ये बजट सत्र चालू होना है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच के बैनर तले ही बंदी का आह्वान किया गया है। जहां पर बता दें कि हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे को सरस्वती पूजा विसर्जन के दिन निर्मम हत्या करने के बाद वर्तमान सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कल रात बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने बंद को लेकर के चांदनी चौक से लेकर के पूरे घाघरा में मशाल जुलूस निकाला गया और फिर रुपेश पांडे के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने और फांसी देने को लेकर के भी कहा गया है। जहां पर बता दें कि इसी दौरान सभी जितने भी प्रतिष्ठान थे उनके संचालकों ने बंदी को सफल बनाने के लिए सभी से आग्रह भी किया गया है। रुपेश हत्याकांड में पूरे झारखंड सरकार मौन है, जिसके कारण पूरे गुमला जिला बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच की ओर से पूरे गुमला जिला का बंदी का ऐलान किया गया है। और आज जिस तरह से सरकार की मौन को देखा जा रहा है, मॉब लिंचिंग का ये जो घटनाएं घट रहे हिंदुओं के साथ, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके एवज में पूरे हिंदू समाज पूरा गुमला जिला को बंद करने का आह्वान किया है। झारखंड के जामताड़ा और धनबाद जिले के बीच बराकर नदी में बीती रात बता दें, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। नाव के पलटने से यह हादसा हो गया। नाव में 25 लोग सवार बताए जा रहे हैं और अब तक 4 शवों को बरामद किया जा चुका है। वहीं कुल 21 लोग लापता बताए जा रहे हैं अभी भी।
जहां पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ से संपर्क साधा जा रहा है। देवघर से आई हुई एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताते चलिए कि गुरुवार की रात जामताड़ा धनबाद सीमा पर स्थित बरबेदिया पुल के पास नौका डूबने का यह हादसा हुआ है। घटना के कुछ देर बाद ही मौके पर जुटे ग्रामीणों की भीड़ ने काफी मशक्कतों के बाद डूबे हुए 4 लोगों को पानी की धार से जिंदा निकाल लिया, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार 4 शव धनबाद के निरसा क्षेत्र में मिलने की बात भी बताई जा रही है। हालांकि देर रात मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के अधिकारी ने शवों की संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं की है। ग्रामीणों के अनुसार हादसे में 21 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके एनडीआरएफ की टीम खोज करने में जुटी हुई है। बहुत बड़े दर्दनाक घटना घट गई यहाँ पे, इतने लोग, लेकिन कितनी कैजुअलिटी हुई अभी पता नहीं चला है, जब तक डेड बॉडी निकलेगा नहीं। लेकिन हमें शंका है कि बहुत लोग डेथ कर गए यहाँ पर, 5-7 शायद हो सकता है कि निकल जाए, ठीक, लेकिन घटना तो घट गई। और अभी हमारे सीएम के यहाँ से भी बात हो गई, आपके ग्रामीण विकास मंत्री से बात हो गई। हम कहा उनको कि भाई पुल तो बनवा दीजिए, तो ग्रामीण विकास मंत्री बोला कि इसमें जांच चल रहा है, हम पुल बनवाएंगे तो हम फंस जाएंगे, तो हम नया पुल बनवा दो उसी पर बगल में। बोला हाँ ये हम कर सकते हैं। बोले ठीक है, नया पुल बना दीजिए। का भाई बेटा, अरे वो भतीजा था, 2 आदमी, वो लोग सूप बेचने गया था, निरसा हटिया लौट रहा था वो लोग दोनों। अभी बता रहा है कहा उसका पता ही नहीं लग रहा है, 4 को उठाया और बाद बाकी तो कोई खबर ही नहीं है। भतीजा भी बड़ा था, मोटा मोटी 27 साल का था। अच्छा, इसी तरह था बराबर। तो हो जाएगा, वो पुल अभी बनेगा, लेकिन हम लोग नाव वाले से भी ये किए थे, बैठक किए थे कि हर नाव में कम से कम 2 ट्यूब रखिए ताकि थोड़ा सा सुरक्षित मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लास्ट में अभी ना जाने कितना परिवार का घर उजड़ गया। और सबसे बड़ा बात है कि जैसे हमको सूचना मिला, हम तुरंत आए, सबसे फर्स्ट यहीं देखे कि कहीं नहीं कोई आदमी, एक भी आदमी यहाँ नहीं है। फिर हम जैसे आवाज दिए तो उधर से बहुत दूर में एक आदमी का आवाज आया कि भाई बचाओ बचाओ। तो फिर हम जैसे गए तो और आदमी को बोले कि चलो मेरे साथ में नाव है, तो बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे नहीं। फिर हम सोचे जब भाई वहाँ चिल्ला रहा है कि भाई बचाओ, तो हम क्या करें, क्या लोग बचा। फिर नाव लेके गए बहुत दूर में, और 2 को हम उठाए और उन लोग को हॉस्पिटल भेजे। कितने लिए 18 से 20 पैसे होगा। लगभग 5 बजे जो आंधी तूफान जो आया, उसमें उस समय ये जो नाव, लास्ट शायद नाव जामताड़ा की ओर जो जा रहा था, उसमें जो सुनने में आया वो नाव पलट गया है। और उसमें लगभग अभी तो कोई 25 बोल रहा है, कोई 16 बोल रहा है। अब देखना है कितना आदमी मतलब डूब गए हैं। अभी सुनने में आ रहा कि जामताड़ा में मैंने जो तैरते हुए 2-4 आदमी अभी निकला है, वो तैर के वो निकले हैं, लेकिन अब उसमें वो लोग बोलने की स्थिति में नहीं है, डर गया है या बहुत सीरियस है, जो भी हो। अभी उन्हीं लोग से पता करना पड़ेगा कितना आदमी उस नाव में था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस साथ साथ मिलकर काम करती है, लेकिन फिलहाल धनबाद इससे कुछ जुदा नजर आ रहा है, जहां पर पुलिस और प्रशासन के 2 बड़े अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इन सब के बीच कोयले का अवैध कारोबार भी हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। और प्रशासन मिलकर के बड़े बड़े विवादों का निपटारा जल्द ही कर देते हैं, लेकिन इन दिनों धनबाद में जारी एक विवाद को न तो पुलिस निपटा पा रही है और न ही प्रशासन। मामले 2 बड़े अधिकारियों के बीच छिड़े जंग की है। एक तरफ बलियापुर के थाना प्रभारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके के सीओ।
जो मोर्चा खोल रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको आगे की पूरी कहानी बताएं, जरा बलियापुर के सीओ राम प्रवेश की बातों को गौर से सुनिएगा। वरीय पदाधिकारी को पूर्व में ही रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, उपायुक्त भी कर चुका हूँ। अभी जाकर मैं फिर रिपोर्टिंग करूँगा उपायुक्त को, इस पर कार्रवाई करने के लिए। ये थाना प्रभारी पर? हाँ, थाना प्रभारी पर स्पेशली। अच्छा, आपका कहना है कि इन्हीं के संरक्षण में ये इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है, जितना भी इलीगल माइनिंग है सब इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। मैं कंफर्म हूँ, मुझे उनके एक मामा है, मामा करके जी, जो उन्हीं पूरा वसूली उसी के द्वारा किया जाता है जी। मेरे द्वारा जब तारगाछ के पास ट्रक पकड़ी गई थी जी, तो उस दौरान भी मैंने सूचना दिया, बलियापुर थाना को टेलीफोनिक फोन किया तो उठाई नहीं। उसके बाद मैं अपना गाड़ी भेजकर बोला कि आप PCR भेजिए, उसमें भी उनके द्वारा नहीं भेजा गया। उल्टा उनके द्वारा 10 आदमी को मुझे धमकी देने के लिए भेजा गया था, जिसमें मुख्य रूप से मुकेश कुमार सिंह है। उस पर भी मैं FIR के लिए अभी लिखने जा रहा हूँ। सीओ राम प्रवेश की इन बातों को सुनकर के तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जनाब अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और वफादार हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इससे पहले कि आप सीओ साहब की बातों पर ईमानदारी की मोहर लगाएं, पहले जरा इस महिला थानेदार के भी बयान को सुन लीजिए। सबसे पहले कि हमारे सीओ साहब के द्वारा जो मेरे वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अगर ये बोला जा रहा है कि थाना प्रभारी के मिलीभगत से कोयला चोरी की जा रही है, ये बेबुनियाद निराधार है। मेरी जब से पोस्टिंग हुई है, जहाँ भी सूचना मिलती है कि कोयला का वहाँ अवैध कोयला का कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो मेरे यहाँ माइंस नहीं है, अगर कहीं भंडारण भी हो रहा है, अगर जैसे ही हमको सूचना मिलती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी तक में हमारे पास लगभग हम जब से आए यहाँ तक 7 और 12 से 14 केस मैं कर चुकी हूँ अवैध कोयला कारोबारी के ऊपर से। लेकिन अगर सीओ साहब के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मिली भगत से, तो ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी है। और इसमें सीओ साहब की भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कहीं भी अगर हम अपने एरिया क्षेत्र में अवैध कोयला की कारोबारी चल रही है तो उस पे वो भी सक्षम पदाधिकारी है कोयला चोरी पे अंकुश लगाने के लिए। इसीलिए वो अगर साफ हम पे आरोप लगा रहे हैं तो ये बेबुनियाद है। जाहिर है थानेदार श्वेता कुमारी की बातों को सुनकर के अब आपका इरादा थोड़ा बदल जरूर गया होगा। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अपना सारा काम छोड़ करके सीओ साहब कोयले के ट्रकों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, वह भी अपने जान को जोखिम में डाल करके। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब आपको इलाके के एक मशहूर कोयला कारोबारी से मुखातिब कराते हैं। इनकी बातों को सुन करके आप सारा माजरा खुद ही समझ जाएंगे। हरीश गर्ग पेशे से कोयला कारोबारी हैं। आरोप है कि सीओ राम प्रवेश ने अपने ओहदे और ताकत का खौफ दिखा करके इनसे 10 लाख की रंगदारी मांगी है और पैसे नहीं मिलने पर इनके फैक्ट्री पर ताला भी लगा दिया है। हो चुका था करीब, लेकिन वो जो है बोले कि नहीं, इसको वापस लोड करो, ये अवैध कोयला है, हम इसको लेकर जाएंगे। 7 बजे के करीब खुद बैठ के वो लोड करवा कर, अगर अभी नहीं लोड करेगा इसको तो हम पूरा प्लान सीज कर देंगे, इसको लोड करो। तो मेरा आदमी घबरा के फिर लोड करवा दिया। तब वो उसको शाम को खाली ट्रक को वापस लोड करवा कर लेकर गए ब्लॉक, जिसपे दूसरे दिन वो कार्रवाई किए। नहीं, वो अलग है, वो कोयला तो अभी हमारे प्लान में जब एंट्री नहीं हुआ तो हम उसको कैसे एंट्री करेंगे? तो जब मेरे यहाँ खाली होगा तब हम उसको एंट्री करेंगे ना। आपके वहां पर गए थे तो आपके भट्टा में जो आसपास के लोग हैं और आपके स्टाफ जो वहां काम करते हैं, वो लोग कह रहे थे कि जब सीओ वहां पर आए थे तो गाली गलौज कर रहे थे और उनके तरफ से कुछ पैसे की डिमांड की गई थी। आपको क्या जानकारी, क्या कहेंगे? नहीं, जो जानकारी जो वो लोग बोल रहे हैं वही हमको भी है, हमारे सामने भी उन्होंने भी वही लोग बोला। उन्होंने तो सबके बीच में इस तरह की बात की है। पैसे की जो बात है वो सबके बीच में ही उन्होंने बोला है। तो देखा आपने, कोयला चोरी का आरोप लगा करके मीडिया के कैमरों पर सीओ पुलिस विभाग पर सवाल उठा रहे थे।
जनाब थानेदार से लेकर के डीएसपी और एसएसपी तक की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन आरोपों के मुताबिक सीओ साहब की नजर कोयले से अवैध कमाई की है। बहरहाल किसके आरोप में कितना दम है, किसके दामन पाक साफ है, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सच ये भी है कि कोयले के इस खेल में सीओ की दिलचस्पी को इलाके के लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। साधना प्लस न्यूज के लिए धनबाद से संदीप सिंह की खास रिपोर्ट। कारोबार को लेकर के धनबाद के दो अधिकारी किस कदर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये आपसी रंजिश बेवजह नहीं है। दरअसल इन दिनों धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार लगातार जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम छापेमारी भी कर रही है। बावजूद इसके ये काला धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ये तकरार कोयले की काली कमाई में हिस्सेदारी को लेकर तो नहीं है। बहरहाल फिलहाल हमारे इस झारखंड के बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।